हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर 12 जो है हमारा, उसको हमने पूरा पढ़ा था और उसके हर भाग को समझकर उसको हमने ख़त्म किया था। आज बारी है इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या है? अब ध्यान से देखेंगे आप, ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विच। यहाँ आएगा आपका स्विच, विद्युत स्विच या स्विच। तो एक युक्ति जो आपके परिपथ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की उसको बोलते हैं हम स्विच। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? ख, एक विद्युत सेल में डैश डैश टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। चलिए, आपको पता ही है ऋणात्मक या धनात्मक। अब सही गलत देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। क, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। धातुओं, अब मैंने आपको पढ़ाया था धातुओं जैसे लोहा, ठीक है, चांदी, कॉपर आदि। तो इनमें से जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, यह ट्रू है। ख, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या यह सही है? जूट की डोरी, जो आपकी बोरी होती है, चावल की बोरी होती है, उसका धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, तब विद्युत परिपथ बन जाएगा। क्या उसमें से बिजली जा सकती है? नहीं, यह गलत है। ग, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो थर्मोकोल एक प्लास्टिक का रूप होता है, आपको मैंने बताया था। तो क्या इसमें से विद्युत धारा जा सकती है? नहीं, तो ये भी असत्य यानी गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 3 तक चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है व्याख्या कीजिए कि चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता। तो चित्र 12.13 में देख लेते हैं, ये दिखाया हुआ है। अब हमने बताना है इसमें जो है बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए क्यों नहीं जल रहा है। ये आपका सेल है, बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। सेल के नीचे वाली तार जो है नेगेटिव टर्मिनल वो भी जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल वाली बल्ब से जुड़ी हुई है। बल्ब से निकले नीचे वाले भाग से जाके वो यहाँ तक जाती है। अब इसके आगे जुड़ा हुआ आपका एक पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। तो पेचकस का एक सिरा है प्लास्टिक वाला और दूसरा लोहे का है। तो लोहा हो गया धातु, यहाँ तक करंट आएगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करंट आ जाएगा। लेकिन जो आगे प्लास्टिक है, यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं जाएगा, बिजली नहीं जाएगी, विद्युत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक क्या है? एक विद्युत रोधक पदार्थ है जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता। इसलिए आपका ये बल्ब है, ये नहीं जलेगा। तो आप इसका उत्तर समझिए बच्चों। इस तरह से जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आपने उत्तर लिखना है। क्योंकि जो पेचकस है या स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, उसका एक सिरा प्लास्टिक का होता है जिसके थ्रू विद्युत धारा नहीं जा सकती, इसीलिए बल्ब नहीं जलता दिए गए चित्र में। चलिए, ये भी हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। अब ये तारे का स्वतंत्र सिरा दिया हुआ यहाँ पे देखिए। अब इस परिपथ को पूरा करना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे आप ध्यान से देखिए। एक तार ये दिए, एक तार ये दिए। तो अगर इस बल्ब को जलाना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे? तो आप क्या करेंगे? ये है स्विच, स्विच वाली जो तार है उसको जोड़ेंगे आप कहाँ पे? निचले सिरे पे बल्ब के। और जो स्विच की दूसरी तार है इसको जोड़ेंगे आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल में। जब इस तरह जोड़ेंगे तो परिपथ क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा और बल्ब आपका जल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिए गए चित्र में हम स्विच से एक तार जा रही है, उसको जोड़ेंगे हम बल्ब के निचले वाले भाग में, और दूसरी तार जो स्विच से जा रही है उसको जोड़ेंगे हम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल में। तब यह परिपथ पूर्ण होगा और बल्ब जल जाएगा। तो बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन होता है? कुछ विद्युत साधित्रों में नाम बताइए जिनमें विद्युत स्विच अंदर ही नियत होते हैं। तो अब बिजली के स्विच होते हैं, उनका इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है? ठीक है बच्चों, ये आपने बताना है। और कुछ ऐसे मशीनों, यंत्रों का नाम बताना है जिसके अंदर जो बिजली का स्विच अंदर ही होता है, बाहर नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। देखिए स्विच का मैंने आपको बता दिया, स्विच होता क्या है। पहले तो हमने स्विच बताना है। स्विच एक सरल युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ को तोड़ता या जोड़ता है। ठीक है, और यह घरों में बिजली के पंखों में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में,
आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से यंत्र है जिनमें यह अंदरी होता है, तो ऐसे नाम हो गया आपका रेडियो, टीवी, मोबाइल और बिजली के खिलौने में स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं। ठीक है, अब टीवी है, रेडियो है, उनमें स्विच अंदर ही होते हैं, वो अपने आप ही ऑन ऑफ होते हैं, वहाँ से आपने देखा होगा रिमोट से ऑन ऑफ होते हैं। हाँ, लेकिन एक जो मेन तार है जो करंट का स्विच होता है उसको तो आपको ऑन ऑफ करना ही पड़ता है। तो ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये हो रही है ऐसे सात यंत्रों की बात जिसके अंदर भी स्विच अंदर ही होते हैं। तो टीवी के अंदर ऑन ऑफ का स्विच होता है, ठीक है, रेडियो के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो। और जो आपकी हीटर होते हैं उसके अंदर भी ऑन ऑफ का स्विच होता है। तो इस पर बहुत सारी युक्तियाँ हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दिया जाए तो बल्ब दीप्तिमान होगा। 12.14 में देखिए, कहाँ 14 ये दिया। 12.14 में बोल रहे हैं कि अगर स्विच की जगह हम रबड़ बैंड लगाते हैं तो क्या जलेगा? रबड़ लगाते हैं तो जलेगा नहीं, यह नहीं जलेगा, क्योंकि रबड़ क्या है, एक विद्युत रोधक पदार्थ है जिसमें से बिजली या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? आप ध्यान से देखिए, क्या बल्ब जलेगा? तो इसमें भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो बिजली की सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो भी हमने एक बल्ब के बाहरी सिरे में लगाया हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल भी बाहरी सिरे में, यानी हमने दोनों तारें इकट्ठी लगाई है, तो नहीं जलेगा, क्योंकि हमें एक तार लगानी चाहिए थी नीचे, तब जलेगा, तभी विद्युत परिपथ होता है। क्योंकि इसके भी 2 टर्मिनल है तो बल्ब के भी 2 टर्मिनल होते हैं, आपको बताया था मैंने। तो जब दोनों टर्मिनलों के साथ एक तार जुड़ेगी तभी बल्ब जलेगा, तो इसमें भी बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। अब देखिए, किसी वस्तु का चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके, चालक परिक्षेत्र क्या होता है? जब हम किसी वस्तु में ऐसा पदार्थ लगाते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो बल्ब जल जाता है। तो हमने बताना है यह वस्तु क्या पदार्थ का विद्युत चालक है या विद्युत रोधक। तो ये बिल्कुल यह विद्युत चालक ही होगा। यह पदार्थ क्या होगा? विद्युत चालक, तभी यह इसमें से विद्युत धारा जा रही है। ठीक है, तो विद्युत पदार्थ जो है विद्युत चालक होगा, इसी में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को जाने देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है? आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? अब मैंने आपको ये बताया था बच्चों, इस चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन समझाया था आपको। तो जब विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबड़ जो होता है एक विद्युत रोधक पदार्थ है। जब वो बिजली के स्विचों में काम कर रहे होते हैं, उनकी मरम्मत कर रहे होते हैं, तो रबड़ का जो बना दस्ताना होता है उसके जरिए उनको विद्युत का झटका नहीं लगता, क्योंकि बिजली उसमें से नहीं जा सकती, इसलिए वो विद्युत के दस्ताने पहनते हैं ताकि उनको विद्युत के झटके ना लगे। ठीक है बच्चों, ये भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए इस पाठ के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक अथवा रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। आप इसका कारण समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसका कारण भी एक ही है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत रोधक है, तो विद्युत को अपने में से जाने नहीं देता या बिजली की धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता। इसीलिए पेचकस या प्लायर्स के हथों पर प्लास्टिक रबड़ चढ़ा होता है, ताकि जब उनका काम करें विद्युत मिस्त्री उनके द्वारा तो उनको विद्युत के झटके ना लगें। प्लायर से और पेचकस के अंदर से बिजली ट्रांसफ़र होके जाकर उनके हाथों में ना पहुँचे। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न भी पूरा हो जाता है। और इस प्रकार मैंने बड़े साधारण से शब्दों में आपको इस पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर 1 से 10 तक बताए हैं, समझाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ भी आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे। जहां आपको नोट करने में दिक्कत आई हो वहां आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं और दोबारा से इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।